सबका स्वागत है। म्यूजियो कैमरा के सहयोग से और हंस पत्रिका और म्यूजियो कैमरा ने मिलके ये श्रृंखला शुरू की है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, और ये हमारी तीसरी कड़ी है। श्रृंखला इस सोच के साथ शुरू की है कि गुड़गांव में भी कुछ हिंदी साहित्य की चर्चा हो, कुछ किताबों की बातें हो, कहानियों की, कविताओं की, लेखकों से मेल जोल हो, क्योंकि गुड़गांव में थोड़ा सा सबका अभाव लगता है, थोड़ा अंग्रेजी लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि शुरू करें ऐसा कुछ म्यूजियम के साथ। और आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं राजकमल प्रकाशन, जो जहाँ से अनामिका जी, जो आज हमारी मेन गेस्ट हैं, उनकी ये किताब, एक नई किताब आई है, तो राजकमल प्रकाशन का भी इस कार्यक्रम में सहयोग है। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। निरुपम जी हैं राजकमल की ओर से जी। इस श्रृंखला का क्यूरेशन प्रत्यक्षा करती हैं, जो एक जानी मानी लेखिका, कवि, पेंटर, अनुवादक और न जाने क्या क्या है। तो वो गुड़गांव में ही रहती हैं और पास में ही रहती हैं, और वो हमारी पकड़ में आ गई जब हमने उनको कहा कि आप इसका क्यूरेशन करिए। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आगे हम लोग प्लान करेंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए मैं प्रत्यक्षा को आमंत्रित करती हूँ कि आए और हमारे जो वक्ता हैं उनको बुलाएं, उनका परिचय दें। शुक्रिया रचना, स्वागत है आप सबका। आज जैसा कि रचना ने बताया कि ये तीसरा सत्र है और हम लोग 2 इसके पहले कर चुके हैं। लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमें लगता है कि इसी तरीके से छोटे छोटे कदमों से हम गुड़गांव में हिंदी की एक बड़ी दुनिया खोल देंगे। तो आज अनामिका जी की किताब पे और उनकी लेखनी पे हम बात करेंगे। रश्मि रावत और विवेक मिश्र बात करेंगे। पर्सनली अनामिका जी की जो किताब अभी आई है, स्त्री वर्ष में कुछ 7 किताबें आई हैं, उसमें इनकी किताब है दूर देश के परिंदे। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत तरल गद्य है, बहुत बौद्धिक चेतना से भरपूर। तो ये आज की स्त्री किस तरीके से दुनिया को देखती है और उसके अंदर जो संवेदनाएं हैं, जो भावनात्मक एक दुनिया, एक बहुत समृद्ध एक दुनिया है, उसको लेके चलते हुए वो बाहर की दुनिया को और एक बौद्धिक दुनिया को वो कैसे देखती है, वो सब आपको उस किताब में मिलेगा। तो आज वो किताब भी डिस्प्ले पे है और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बातचीत होने के बाद और कुछ अंश पाठ भी वो करेंगी, तो आप लोग किताब ज़रूर लीजिएगा, पढ़िएगा और आनंद और ज़्यादा आएगा। और अनामिका जी को मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि अनामिका जी। विवेक मिश्र जी, विवेक मिश्र जी खुद बहुत बड़े राइटर हैं और संपादक हैं, बहुत सारी। अच्छा, ओके। तो विवेक जी हैं और रश्मि रावत है, हमारे समय की बहुत प्रबुद्ध आलोचक। रश्मि, तो आज हम दूर देश के परिंदे के बारे में भी बातचीत होगी, इनकी कविताओं के बारे में बातचीत होगी और इनके और अन्य उपन्यास और लेखनी पर हम बातचीत सुनेंगे। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मंच अब मैं इन लोगों को मानूँ। शुक्रिया। रश्मि जी, माइक आपके कुर्सी पे ही पड़ा। हेलो, तो मैं नमस्कार आप सबका, कि आप सबके आने से हमें लग रहा है कि कुछ हम कमी बेसी छोड़ेंगे, तो उधर से भी सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, तो सब हो जाएगा एक समग्र बातचीत। तो परिचय में हम लोग सीधे बातचीत ही शुरू करें क्या? आपके ऊपर है, आप कैसे शुरू करना। हाँ, परिचय तो हो गया था। हाँ जी, अनामिका जी दरअसल पहले ही निवेदन कर चुकी हैं कि आप सीधे हमारे उपन्यास से बातचीत शुरू कर सकती हैं,
क्योंकि ये जो परिचय है इतने उसको देने का अर्थ नहीं है। अर्थ इसलिए भी नहीं है, वो तो उनका तो निवेदन है अपनी विनम्रता में, लेकिन इनकी किताबों के नाम लेने में कम से कम 10 मिनट तो लग जाते हैं। मेरा एक अलमारी, मेरे पास सारी किताबें हैं इनकी, तो मेरा एक अलमारी का खाना पूरा भर चुका है इनकी किताबों से। इनका 7वां 8वां तो उपन्यास ही है और कितने सारे कविता संकलन है। तो अब ये जो नया उपन्यास जब अगला आएगा उसके लिए एक अलमारी बननी पड़ेगी अब नहीं। तो 3 मिनट लग गए। तो सारी किताबों के नाम फिर आपकी टिप्पणी रह जाती ना, वो भी तो जरूरी थी। तो हम लोग इनके जो उपन्यास है, मैं थोड़ा सा तो एक बात जो आईना साज या तिनके पास या वो 10 द्वारे का पिंजरा, अगर मैं उनके बैकग्राउंड की थोड़ी सी 1 मिनट की बात सिर्फ कर रही हूँ कि उसमें जो पुनर्जागरण या रमाबाई पंडिता या जिनके भी जिक्र आए हैं, तो हम वहीं से देखेंगे कि लगातार एक जो जिज्ञासा है इसे खंगालने की कि कौन से हमारा जो भी चेतना भी बनी या जो हमारे रेशे जो बंधन है जो भी हमारे उनकी जो बनावट है या हमारी समस्याओं का जो स्रोत कहाँ से है, उसकी बेचैनी में ये कौन कौन सा काल खंगाल आती हैं और किन किन मेधाओं को लगातार उठा रही हैं। फिर जैसे आईना साज में एक नव सूफीवाद को एक समाधान बताते हुए जिस ढंग से आईना अमीर खुसरो तक जाती हैं, उस पूरे काल को खंगालती हैं। तो उस क्रम में एक नई किताब ये है दूर देश के परिंदे, जिसपे हम मुख्यतः बात करेंगे। और उस पे आने से पहले बस मैं इतना जरूर करना चाहूंगी कि जो बार बार इंट्रो जा रहा है पोस्टर में हर जगह, और हमारा अपना भी जो हमसे पहले ही मांग लिया जाता है कि क्या बातचीत आप करेंगे, तो उसमें कहा जा रहा है कविताओं की कहानी और इस उपन्यास पे बातचीत। तो उन पे थोड़ी बात करके मुझे लगेगा कि बुनियादी जिम्मेदारी मैंने निभा ली है और हम एकदम रिलैक्स माइंड से दूर देश में परिंदे में जा सकते हैं। तो पहली बात तो अगर मैं कविताएं इनकी शुरू से पढ़ती आ रही हूँ तो मुझे उनमें भी उपन्यास दिखाई देता है। अगर मैंने जब तक कोई उपन्यास नहीं पढ़ा था तो हम मान के चलें कि हम उपन्यास पे भी बात कर रहे हैं तो वहाँ कविता है और कविताओं में उपन्यास मौजूद था। जिस ढंग से इतने सारे चरित्र इनकी कविताओं में आते हैं, दृश्य बंध आते हैं। पहली ही जो उनका काव्य संकलन है जिसमें प्राथमिक दौर की कविता है, उसकी पहली कविता ही मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का है। वो क्या बंध है, वो दृश्य बंध पहला जो पिता के बारे में है। तो वहीं से दृश्य बंध है, संवाद है, चरित्र हैं कविताओं में। और एक तरह से जैसे रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि में एक पूरा हमारी जितनी भी हमारे मनोभाव होते हैं वो एक नायक की तरह आते हैं। तो उस तरह हम देखते हैं कि जो थेरी गाथा वाली किताब है उसमें बहुत सारे चरित्र अलग से भी हैं, लेकिन आकांक्षा, वितृष्णा, जितनी भी हमारी मनोभावनाएं हैं वो सारी भी एक तरह से अलग अलग चरित्र के रूप में आती हैं। तो जब हम कविताओं पे बात करते हैं तो उनमें एक श्रृंखला सी दिखती है कि जो चरित्र हैं वो एक तरह से जुड़ रहे हैं और इतने सारे दृश्य चरित्र मुजफ्फरपुर के, दिल्ली के, सब जगह के आते हैं। तो लगता ही था कि कहीं एक कहानी सी, एक रेखा सी उसमें बन रही है। तो और उपन्यास में तो कविता है ही। मैं सोचती हूँ कि इनकी एक इतनी अच्छी सी कविता है तो हम उसी से परिंदे की उड़ान तक आ जाते हैं। मुझे अनुमान नहीं था कि यहाँ पे मेज नहीं है। मरती नहीं है उड़ाने कविता है उनकी एक। तो उसमें देखिए पूरे इसमें यही उदाहरण मैं इसलिए ले रही हूँ कि एक तो ये उस परिंदे तक आ रहा है जिस पे अभी हमको बात करनी है, और दूसरा इसलिए भी कि इसमें चरित्र भी है, बातचीत भी है। कि एक बार थेरियों के हॉस्टल में थी, फिर थोड़ी सी और बात आगे बढ़ती है एकदम कथा के स्टाइल में। फिर वो बोलती है कि ये क्या घनचक्कर है अम्मा, तितली तो इतनी सुंदर है। फिर हिटलर की मूछों को काहे तितली कट कहते हैं। थोड़ा सा छोड़ रही हूँ। बुध उधर से गुजरे, हंसकर कहा, हिटलर की मूछों का प्रतिपक्ष थी तितलियां। दुनिया भर की कड़क मूछों से लोहा लेने को तैयार। तितलियां मरती नहीं हैं उड़ाने,
आदमी के भीतर की अपना आकाश सिर्फ उन्नत करना होता है और हिम्मत करनी होती है पंख खोलने की। तो ये जो पंख खोलने की हिम्मत करने तक की जो यात्रा 2014 में थेरी गाथा तक होती गई है और बाकियों की भी बढ़ती गई है उनके लेखन से, उसका फिर अगला पड़ाव आता है कि दूर देश के परिंदे। दूर देश के परिंदे, इसमें वो खुली उड़ान है जो किसी भी सरहदों को झुटला के जिन उड़ानों की बातें उड़ान है विचार की, साहित्य की, संगीत की, एक साझी दुनिया की उड़ान है जो किसी भी तरह के सरहद को नहीं मानती। और उसमें इनकी इतनी प्रखर दृष्टि भी आती है कि अगर वो उड़ान भी है और जो धरती का एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उससे जो उड़ान को संघर्ष करने पड़ते हैं, जो एक फ्रिक्शन उसके साथ घर्षण होता है, धरती का गुरुत्वाकर्षण में इस समय विषमताओं को और तमाम तरह की चीजों को बोल रही हूँ जो आज युद्ध में तब्दील होते जा रही है। और युद्ध इनकी एक बहुत जरूरी चिंता में से एक लगातार पूरे उपन्यास में फैला हुआ है। अब अगर हम जब इन उड़ानों की बात करते हैं तो एकदम से पक्षी उड़ता दिखा देता है, पक्षी उड़ती कम दिखाई देती हैं ऐसी उन्मुक्त उड़ानों में। तो वो क्यों उड़ती हैं? तो उनके लिए गुरुत्वाकर्षण के फोर्स ज्यादा कैसे बढ़ जाते हैं, वो कौन से पिंजरे हैं, वो कौन सी गुंजलकें जो उनको बांध लेती हैं, वो भी इनका पूरा का पूरा उपन्यास में आता है। इस उड़ान में 5 भाग हैं। इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी परिचय ही दे रही हूँ, उसके बाद अनामिका जी अंश पाठ करेंगी, फिर थोड़ा विवेक जी कुछ बोलेंगे और उसके बाद फिर हम खुली बातचीत करेंगे कि जैसा हमारे मन में आता जाए। अभी हम थोड़ा सा एक परिचयात्मक नोट देने के लिए जो मुझे कहा गया उपन्यास के लिए, तो 5 खंडों में विभाजित है। टेक ऑफ इसका भी पहला अध्याय है और टेक ऑफ ही करने की मैं कोशिश भी कर रही हूँ। तो इसमें निराला जी के बारे में है, गांधी जी आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं और इनकी पूरी जो यथार्थ में जो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन जो इनका है, जो हम इतिहास से जानते आए हैं, उसके अलावा जब निराला आते हैं तो सरोज का निराला के बनने में क्या हाथ है, या निराला जी के पूरे लेखन में उनके व्यक्तित्व में जो एक तरलता, जो स्निग्धता, जो उनकी सार संभाल है, वो सरोज वहां पे मुख्य चरित्र है एक तरह से। इसी तरह टैगोर के चैप्टर में एक रानू मुखर्जी मुख्य चरित्र है जो उनके लेखन की प्रेरणा स्रोत भी रही, और क्या उनके रिलेशन है वो तो अगर आगे की बातचीत में आएगा या फिर आप लोग उपन्यास पढ़ेंगे ही। गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ मीराबेन और कस्तूरबा का पूरा चरित्र आता है। गौहर बानो है और कोई इम्पोर्टेंट नाम छूटा हो जो है, रोमियो रोला है क्रिस्टोफर के साथ। जो डैरोथी है उनकी जो टाइपराइटर, वो उसकी एक मुख्य चरित्र है। तो इन सब स्त्रियों का भी उनकी बनावट में जो रोल रहा, जो इतिहास ने नहीं लिखा, वो जो एक तीसरी परंपरा है कि जो छुप जाता है इतिहास से, उसका भी वो उत्खनन करके चलती हैं। और अगर वो इतिहास में नहीं दिखता तो इसका भी एक मुख्य कारण आता है। मैं थोड़ा सा इस उपन्यास की संरचना को खोलूं तो इन पात्रों की थोड़ी सी तो भीतरी बातें करेंगे ही। तो उपन्यास में कल्पना और यथार्थ और इतिहास और मिथक और किंवदंतियां सभी का लगभग जैसा अनामिका जी का शैली है कि बहुत सुंदर सा एक जैसे भाषा घर स्त्री का बनता है, तो यथार्थ घर भी बन रहा है 2026 तक आते आते तो, लेकिन एक भाषा घर की जो चीजें आई नहीं है अभी स्त्रियों के जीवन में, उसे हम एक निरंतर संवाद के द्वारा किस तरह से कम भाषा में ले आ सकते हैं, उस तरह की कुछ नई संभावनाओं को भी इसमें खंगाला गया है। इसमें पत्र हैं, संस्मरण है, डायरी है, रफ ड्राफ्ट तक एक कथा के संकलन में आता है कि हम एक चीज लिख रहे हैं कोई, और ये अभी उसका रफ ड्राफ्ट है जो क्रिस्टोफर जो पूरे शुरू से आखिर तक जो इस पूरे उपन्यास में है, इसका केंद्रीय बिंदु वो क्रिस्टोफर और एक और काल्पनिक चरित्र है विद्योत्मा। तो वो उनको ये लिख के देगा रफ ड्राफ्ट, तो वो रफ ड्राफ्ट की ही शैली में है। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा सायास भी उसको हल्का सा कहीं कहीं पे कुछ कोने जो घिसे जा सकते थे वो घिसने से छोड़े हैं।
तो इस तरह से एक नया प्रयोग है कि इसमें जो आजकल का समय है कि डायरी लेखन और ये सारी चीजें विधाएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं, तो सारी विधाओं की आपस में आवाजाही है और सारी विधाओं की ताकत का प्रयोग किया गया है अपनी यथार्थ की बहुत सारी लेयर्स को समझने के लिए। स्वतंत्रता से कुछ पहले से स्वतंत्रता के बाद तक के काल की जितनी भी उस समय की विचारधाराएं या आपस में महापुरुषों की जो वैचारिक टकराहट है, जो ऊर्जा थी उस समय की, उस सबको कई परतों में इसमें लाया गया है। एक चीज इसमें बहुत, और जहां जहां काल्पनिक पात्र है, जहां पे इनकी कल्पना को इतिहास भरना है, वहां पे वो बहुत ही सरस होता है, बिल्कुल कथा रस वहां पर आता है। लेकिन जहां पे हाथ हमारे इतिहास या यथार्थ से बंधे हैं, वहां पे इतनी कल्पना को खेलने की छूट नहीं मिलती, वहां संस्मरण और डायरी आ जाता है। तो किन पात्रों को उठाया गया है, क्या इनकी विश्व दृष्टि आई है, क्या दुनिया अनामिका यथार्थ से ले रही हैं और क्या वो चुन रही हैं, उससे उनका जो विजन या उनकी जो दुनिया समझ में आती है वो बहुत अच्छे से इसमें आ पाता है और साफ पता चलता है कि जहाँ पे हम यथार्थ से छूट ले सकते हैं, वहाँ हमारी कल्पना शक्ति या जो पूरी संभाव्यता हो सकती है मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का उन्नयन, उनका व्यक्तित्व विकास, जो उनकी इसकी मेन चीज है कि हम अंदर का अपनी आत्मा के संगीत को हम कैसे सुने, हम अपनी आत्मा के संगीत को कैसे सुने, हम अपने व्यक्ति की जो भित्ति है हमारी, जहाँ हमारा पूरा वजूद होता है, जहाँ हमारा इसेंस होता है, हम उसको कैसे बेहतर बनाएं। तो ये उपन्यास इसके लिए करता क्या है कि उस समय की कोई प्रखर मेधाएं, उनसे वो उजास लेने की कोशिश है कि हम उनकी चेतना का संगीत अगर बहुत ध्यान से सुने, वहां से हम रोशनी के रेसे निकालें, तो उन दीप्त धागों से इसका पूरा पट्ट बुना गया है और बहुत विराट फलक है उपन्यास का। अब इसकी ब्यूटी देखिए कि जो उसका मुख्य चरित्र है वो रोमियो रोला के उपन्यास का नायक है क्रिस्टोफर। डोरोथी जो काल्पनिक चरित्र होंगी मेरे ख्याल से, जो उनकी टाइपराइटर है, वो इनसे इतनी प्रभावित थी कि अपने बेटे का नाम वो रखा पहले से एम है कि उनके घर में किसी तरह सहायिका या किसी तरह जाना चाहिए। तो जो एक तरह से ये रोमियो रोला की संतान है, जो इंडोलॉजी पढ़ने और टैगोर और सबका जो इंडिया का पूरी मेधाओं से, मतलब पश्चिम का सारा बौद्धिक इसेंस लेके वहां पूरब के पास आता है कि दोनों के समागम से हमारा क्या निकलेगा। इतनी सारी निराला, रामविलास शर्मा, बहुत सारे इसमें चरित्र आते हैं। वो तो अभी आगे भी विवेक जी की बातों में भी आते रहेंगे, तो आपको नाम पता चलते रहेंगे। तो ब्यूटी इसकी देखे क्या है कि हमें उनका यथार्थ, उस समय की जरूरी साहित्यिक बहसें, राजनीतिक बहसें, इनका ये सब हमारा इसमें आता रहेगा कि जो टैगोर और गांधी की कला और यथार्थ की पूरी बहसें हैं। लेकिन इनके एक चरित्र रोमियो रोला के क्रिस्टोफर हैं और विद्योत्मा को हम कालिदास से ऐसे चरित्र भी मान सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी हमारी ग्रंथों में ही आई है, यथार्थ के एक चरित्र नहीं है। तो जो सारा का सारा डायरी लिख रही है, संस्मरण लेखन लिख रही है, जो दर्ज करने का काम है, जो इतिहास लेखन का काम है, वो काल्पनिक चरित्रों के पास है, और जो यथार्थ इस समय जी के चले गए हैं वो इसके पात्र हैं। तो एक तरह से ये पूरा फ्लिप हो गया है कि आपने जो यथार्थ में पात्र बनाते हो, तो वो तुम्हारी विजन का इसेंस होता है कि हम क्या सोचते हैं अपनी चेतना में, हम अपनी पात्रों के जरिए कहते हैं। तो एक तरह से हमने उनको अपनी पूरी वैचारिक काल्पनिक तेवर बाना पहना दिया है। तो उसको हम तुम्हारा इसेंस मान के इन दोनों की साझी स्याही से, जो पूरब और पश्चिम की है, स्त्री और पुरुष की है, और हर एक, मैं अगला 2 मिनट और लूंगी आपको उसके बुलाने के लिए। तो वो जो साझी स्याही है वहां तक मैं पहुंचा देना चाहती हूँ कि जो पूरी की पूरी राइटिंग हो रही है ये विद्योत्मा और क्रिस्टोफर के द्वारा हो रही है। ये यथार्थ के चरित्र नहीं है। ये जो स्याही गढ़ेंगे ये नई दृष्टि, नई समावेशी संवेदनशीलता की जो स्याही है इन दोनों के पास,
और इनके पास जो अंतरंगता के संबंध के एकदम नए रिलेशन है। जैसा हमें ये लगता है कि इजाडोरा डंकन के यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है कि अंतरंगता के संबंधों का वैविध्य जी के वो एक तरह से अपना जीवन सुंदर बनाती है और उनको अंतरंगता के ये स्तर बहुत जरूरी लगते हैं। तो इस उपन्यास में कम से कम 3-4 कपल ऐसे हैं, बट फिलहाल कि प्रेम का और अंतरंगता और दोस्ती के इतने सारे स्तर से जो हमारा नए संबंध बनते हुए समाज में बनेंगे, उनकी स्याही कैसे होगी, बस यहाँ हमारा वर्तमान है। बाकी सारे में हमारा थोड़ा सा निकट वाला अतीत है कि वो दोनों कैसे लिख रहे हैं। और जो अलग तरह का परिवार होगा तो विचार, हाँ टाइम का मुझे ध्यान है, हमने बोला ना 25 मिनट ऐसा ही तय किया था, मैं रख ही रही थी मिनट में। हमारे बीच में यही तय हुआ था कि 10-10 मिनट हम शुरू में बोलेंगे। थोड़ा सा वो हो गया, सॉरी। तो वो जो स्याही है, यहीं पे यही एक विजन है कि इसमें तरह तरह के पूरा पश्चिम स्त्री पुरुष कई तरह के समन्वय हैं। और जैसे अनामिका के लिए कविता में लिखती है विचार ब्याही, इनको शब्द ब्याही, विचार ब्याही। तो इस तरीके से अगर हम ब्याही कहें तो ब्याहता तो यही सब निकलेंगे। जो असली ब्याहता है समाज के दृष्टिकोण में वो तो मारता रहता है बच्चों को और पति को, 3-4 जोड़े हैं इसमें जो मारे खाते हैं। पर अब हम विचार ब्याही को अगर हम शब्द बनाएं तो इस तरह की अंतरंगता है। मैं एक लास्ट चीज से छोड़ के यहाँ पे इस बात को छोड़ना चाहूंगी, ये कह के कि जो रेणु की जो कहानी है रसप्रिया, वो मुझे यहाँ पे याद आती है। इन दोनों की साझी स्याही से ये उपन्यास आकार लेता है और यथार्थ के चरित्र जब कल्पना बनते हैं तो हम उनको क्वेश्चन भी कर पाते हैं, जैसे कि गांधी के यौन प्रयोगों को कस्तूरबा और मीराबेन जो है क्वेश्चन करते हैं। ऐसे कई चीजें हैं। तो जैसे रमपतिया में रसप्रिया में ये होता है कि रमपतिया का वो बच्चा चाहे नंदू का हो चाहे कहीं भी रह रही हो, दो प्रेमी समाज की विषमता की वजह से पंचकौड़ी और रमपतिया बिछड़ गए हैं। लेकिन अंततः होता यह है दूर छिटकने के बाद भी कि पंचकौड़ी की सारी पोटली संपत्ति और सारा जो कला है वही मोहना यानी कि रमपतिया के बच्चे के पास जाता है। और जिस ढंग से रेणु कहते हैं कि मतलब कहानी में निहित है कि भाई शकल तुम्हारी चाहे नंदुओं से मिले, चाहे तुम बायोलॉजिकल संतान किसी का भी हो, ये मोहना ढोएगा तो हमारी ही सांस्कृतिक विरासत। ठीक उसी ढंग से उन दोनों की साझा स्याही में ही सारी सांस्कृतिक विरासत ढोई जाएगी। भले उनके घरों में अलग मार किसी की भी खाएं, विचार बिहाई वो उधर ही है। धन्यवाद। मैं अनामिका जी से निवेदन करूंगी कि आप कोई कुछ जो आप चाहें कोई अंश पाठ कीजिए। आपने जो मुझे बताया था कि आप 10-10 मिनट बोलें और मैं 5 मिनट पढ़ूंगी, आप ही ने मुझे बताया अभी। अंत वाला ही पढ़ देते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। हिमालय की जिस तराई में मैं अंततः बंगाली बाबा के साथ बसा, वहाँ प्राच्य विद्या के दुर्लभ ग्रंथों के अनुवाद के सिवा मैं अनौपचारिक शिक्षा की एक पाठशाला भी चलाता हूँ। शारदा बाबू को मैंने निराश नहीं किया। यह पाठशाला उनके आदर्शों पर चलती है। बीच बीच में आशा बहू, उसकी बहनें और विद्योत्तमा भी आती हैं, तरह तरह की कार्यशालाएं चलाने, जिनसे गरीब और कमजोर लोग आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। स्वयंसेवी शिक्षकों का एक पूरा जत्था साथ है जो शोर को संगीत में बदलने की
उसी कोशिश में जुटा है जिसमें छायावादी जुटे थे या रोमियो रोला। गरीब और कमजोर आदमी की त्रासदी है मेलोड्रामा की चिल्लपों, भावनात्मक असुरक्षा का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष। उसकी अनिर्वचनीय वेदना ही उसके प्रलापों में फूट पड़ती है। वह ठीक से बता भी नहीं पाता उसकी दुनिया कितनी अपर्याप्त है उसके लिए। सरकारी दफ्तरों, चौराहों और गलियों की चीख पुकार इसी बात का द्योतक है कि वह यह जो लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, यह तो लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, पर यह समझने का विवेक नहीं कि क्या, और यह भी नहीं कि उससे निपटा कैसे जाए। अपंग किस्म का भोलापन है यह। बंगाली बाबा कहते हैं सारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपादान, सब किताबें इसी को दिशा देने का उपक्रम है, आत्मा का संगीत जगाने का उपक्रम। विद्या जैसी हजार स्त्रियों के बारे में सोचते हुए कलेजा मुंह को आता है, पर गौरव भी होता है कि किसी तरह प्रदत्त कोलाहल में भी आत्मा का संगीत जगाए रखा। वैयक्तिक जीवन का कोलाहल सार्वजनिक जीवन में झलक आता है और फिर सार्वजनिक जीवन का कोलाहल वैयक्तिक जीवन में। सिलसिला टूटता तभी है जब दुष्ट चक्र तोड़कर कोई टेंजेंट पर तीर सा छूटे और अपने सीमित स्व का गैस गुब्बारा छोड़ता हुआ अनंत में विलीन हो जाए। विद्या का बड़ा बेटा इसी कस्बे में है, मेरे छात्रों में अन्यतम। वह मेरी पाठशाला में एक नाट्य मंडली चलाता है। नाट्य मंडली स्व के तिरोहण का सबसे प्रबल माध्यम। कैसे मेरी गोद में यह बालक बिठा गई विद्या, मेरी आत्मा बरी हो गई। निराला की वह रूखी लाल सचमुच वसंत वासंती ले गई। छोटे प्रयोजन ही महाप्रयोजन का सिंहद्वार होते हैं, यह मैंने अनुभव से जाना। बाबा कहता है यह लड़का देवेन मुझे। बंबई गोवा की जो इसकी दुनिया थी, वहाँ के जो आध्यात्मिक रूप से अनाथ किशोर किशोरियां थे, उनमें कुछ ही छोटे बड़े स्क्रीनों पर सफल हुए हैं। वे भी आते जाते रहते हैं। कुल मिलाकर इतना ही समझ में आया है कि गति ही जीवन है। मनुष्य है पानी पर बहता हुआ एक बाजा जिस पर हवा नई धुनें उठाती है, तो आसपास की सारी वस्तुएं एक मधुर स्पंदन से भर जाती हैं। खासकर तब जब अचानक किसी कारण किसी से तादाद में घना हो जाए, ऐसा घना कि तू मैं का फर्क ही चला जाए। वैसे तो इंद्रियां सतत प्रवाही हैं, पर प्रेम हो या प्रेमाभास कुछ क्षण का ठहराव देता है, और वहीं उस सत्य की झलक मिलती है जो अपने पार लिए जाता है, भुलावा देकर धीरे धीरे। प्लेटो इसे ही कोरा कहते हैं, उपनिषद अनात्म, कीट्स a fellowship with essence till we shine, full acclimatized and free of space। दूर पहाड़ी पर छायाएं भ्रमण कर रही हैं। सूर्यास्त का वैभव रह रहकर कीट्स की पंक्तियां जगा रहा है मन में। पंक्तियां हैं कि पक्षी दल विद्या की ओर उड़े जाते। Thou art not the beginning, nor the end. From chaos and parental darkness came light, the first fruit of that intensive broil, bride of quietness, foster child of silence। वो देखिए तो जरा, वहाँ कौन बैठा है? विद्या का बेटा, मेरा मानस पुत्र देवेन बैठा है, मेरे मानस पिता बंगाली बाबा के साथ। मेरे इस बंधु परिवार का सबसे सुखद दृश्य यही है, यह अंतरंग संवाद। बाबा का पोते से, चिड़िया का चिड़िया से, सुपर्णा पाखी के इस जोड़े में प्रतीक की तरह मुकुलित है संवाद। दृष्टा का भोक्ता से, चिड़िया का आदमी से, पेड़ों का पेड़ों से, पर्वत का उस नीले आसमान से, अनंत अभंग संवाद। बंगाली बाबा पोते को समझा रहे हैं,
रसो वैसा की व्याप्ति, पर उसका तो पूरा जीवन ही तैत्तिरीय उपनिषद के इस वाक्य की निर्देशना से स्पंदित रहा। उसने वही किया जिसमें उसे रस मिला, तभी उसकी आंखों में आनंद का वह सरोवर है। ज्यादातर लोग वही करने को विवश है जिनमें उन्हें रस ही नहीं मिलता, तभी उनकी किरणें एकाग्र नहीं हो पाती। किसका रस कहाँ है? प्रकृति में और प्रेम में तो होगा ही, उसके सिवाय आखिर किस काम में? बंगाली बाबा जैसे अनुभवी शिक्षक पकड़ लेते हैं। पूरी दुनिया वैसे ही तो नहीं धांगी पैरों से, दूर बैठे हैं दोनों, पता नहीं किस बात पर हंस रहे हैं, पर हंसी की नन्ही बूंदकियां मेरे चित्त पर ऐसे पड़ रही हैं जैसे किसी प्रपात से उठती प्रोज्वल बूंदकियां हर आने जाने वाले की सिहरती हुई देह पर पड़ती हैं। क्या यह स्पंदन ही जीवन है? 10 मिनट हो गए तो बता देना, जरा देखती रहना। हो गए? उस दिन बंगाली बाबा ने मुझे भी बताया, समझाया। मैं नदियों के देश का वासी, नदियों में सबसे पवित्र नदी वह जो हमारी आत्मा की गहनतम ऊंचाइयों से हाहाती हुई बाहर आती है, उसकी चट्टानी ग्लेशियरों से। ये चट्टानी ग्लेशियर हमारी आदिम स्मृतियां हैं, उनके पीछे सृष्टि की एक आदिम ऊर्जा है। मेरे लिए वही सनातन है। इस सृष्टि में सब कुछ आत्मा की उस नदी का है, सम में स्थित फिर भी चलायमान, हमारे वजूद के अंतिम अनंत अमित स्रोतों से बाहर बही आती उस नदी से महासमुद्र तक सब कुछ ऊर्जा का है जो अनादि है और अनंत। इस मूल सत्य की अनुभूति ही हमें तमाम क्षुद्रताओं और घेरेबंदियों से उबारती है। एक पैराग्राफ, मेरे इस जीवन की अगर कोई उपलब्धि है तो यह त्रिभंगी मुद्रा महासम की, जो मैंने रोमारोला, निराला, गांधी, टैगोर, विद्योत्तमा और उन सब स्त्रियों में प्रत्यक्ष देखी जिनका जीवन किसी कारण पटरी से उतर गया था। गौहर जान, रानू मुखर्जी, मीराबेन। इसके अलावा नए भारत की वे सब शिक्षा दीप स्त्रियां, आशा बहू, उनकी बहनें और स्वयं अपनी विद्या जैसी स्त्रियां, जिनके मन में दोस्त पुरुषों के साथ मिलकर एक दोस्त समाज, पदानुक्रम मुक्त समाज बनाने का महास्वप्न जग गया था। इसलिए जो दोस्त पुरुषों में भी पूरी धरती की माँ बनने का जज्बा जगा रही हैं। धन्यवाद। विवेक जी। नमस्कार दोस्तों, किताब मेरे सामने है, अनामिका जी बैठी हैं। बात किताब की होनी है, कविताओं की, कहानी की, लेकिन मैं 25 साल पीछे अपनी स्मृतियों में जाता हूँ, जब मैंने कहानियाँ शायद एक आध लिखी थी या नहीं भी लिखी थी। पहल का नया अंक मैंने देखा था और उसमें 2 कवियों को मैंने एक साथ पढ़ा था, देवी प्रसाद मिश्र जी को और अनामिका जी को। दोनों की कविताएं थी और मैंने दोनों को पत्र लिखा और देवी जी का फ़ोन आया पत्र पढ़ के, लेकिन अनामिका जी की चिट्ठी आई, बाकायदा एक ग्रीटिंग आया और वो आज तक मैंने संभाल के रखा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक दिन ज़रूर मिलूँगा और फिर मुझे पता चला कि ब्रिटिश काउंसिल में आपका किया एक अनुवाद, ग्रास इज सिंगिंग, डोरिस लेसिंग का आपने अनुवाद किया था, तो उस उपन्यास का लोकार्पण है और मैं किसी तरह से, वो बहुत सबको अलाउड नहीं था वो उसमें एंट्री, तो मैं किसी तरीके से गया दोस्तों से कह के और मैंने आपका उपन्यास खरीदा और आपसे हस्ताक्षर लिए। वो उपन्यास भी मेरे पास अभी तक है। तो जब मैं सुन रहा था, आज मैं अनामिका जी बैठी हैं और उनके उपन्यास पे बात कर रहा हूँ, तो कैसे एक व्यक्ति की निर्मिति होती है, कैसे हम कोई पैदाइशी लेखक नहीं होते, बस हम होते हैं और हम बनते हैं धीरे धीरे जो भी हमें बनना होता है। तो यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छी बात की और आपने अंश सुना ही है, तो इस किताब के बारे में आपको कुछ पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी तरह, अपनी तरह, पाठक की तरह अपनी बात करूंगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग कविता पढ़ते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं और कुछ लोग कवि होते हैं, वो लिखें चाहे नहीं लिखें। फिर साहित्य का जगत और समाज उन्हें कोई भी उपाधि, कोई संज्ञा, कुछ भी देता रहे, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। और आज जैसा समय है, खासतौर से आज का समय है,
इसमें खुद को कुछ मनवाने की होड़ से बाहर हो जाना ही दरअसल कवि हो जाना भी है। कि आप लेखक हो, लेकिन होने से ज्यादा मनवाने की जो मारकाट मची होती है वो देख के मैं घबरा उठता हूं। एक और जो सच में होता है कवि, उसमें आप एक लय, उनके जीवन की गति, उनकी पूरे जीवन की गति में वो लय जो है कविता की आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अपने तय मुझे लगता है कि कविता है क्या, मेरे लिए कविता उस जीवन मूल्य की तरह है जिसे लिखने, कहने, सुनने से पहले उसे जीना बहुत जरूरी है। और अनामिका जी को जब आप पढ़ते हो तो दैट फील दैट गोज विद यू, कि आप जो पढ़ रहे हो वो लिखने के लिए नहीं लिखा गया, उसे महसूस किया गया है, उसे जिया गया है। आज अनामिका जी हमारे बीच हैं, जो सिर्फ कविताएं लिखती नहीं, वह अपने जीवन की गति के सुर, ताल, लय में उसे जीती हैं। वह सचमुच गहन मानवीय संवेदनाओं की कवि हैं। उन्हें ना मनवाने की जरूरत है और ना किसी को ये सिद्ध करने की। उनकी कविताओं में, उनके लेखन में आए विचार, संवेदनाएं, उससे पैदा हुआ दर्शन, उनके जीवन का भी दर्शन है। और यही चीज हमें आज बहुत कम दिखाई देती है। और मुझे पता था कि मैं जब अनामिका जी के सामने होऊंगा और मैं बोल रहा होऊंगा तो मैं भटकूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे मन में आएंगी और उपन्यास बहुत बड़ा है, बहुत सारे आख्यान हैं। तो कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखता हूं, ऐसे पॉइंटर्स जो एक पाठक के हैं, आलोचक के बिल्कुल नहीं है। एकेडमिक तो मेरा उतनी गति भी नहीं है वैसी आलोचना में। तो आज हमारे सामने अनामिका जी का नया उपन्यास दूर देश के परिंदे है। सच कहूं तो एक बहुत बड़े फलक का, मतलब संसार के तमाम महत्वपूर्ण विचार, दर्शन, उनके जन्म लेने, बढ़ने, विकसित होने की प्रक्रिया से जुड़े कई जीवन की घटनाएं और उसके आख्यानों को समेटे हुए। वाकई अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इतनी खिड़कियां एक साथ आपके लिए खोलता है कि आप उसमें डूबते चले जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, हर उपन्यास आप देखेंगे, हर कहानी किसी विचार को लेकर होती है, कोई ना कोई थॉट होता है। इसमें एक नई बात है, यह विचार से ज्यादा उसकी विचार की निर्मिति, उसकी व्याप्ति और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के ऊपर बात करता है कि कैसे हमारे आसपास का वातावरण और व्यवहार और विचार हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अपने शिल्प में अगर मैं संक्षेप में कहूं तो इसमें कई सारे नरेटर्स आते हैं, कई डायरेक्शन से आपको कहानी सुनाई जा रही है। यह शिल्प में अपने समय की कुछ बहुत ही महान विभूतियों के जीवन से जुड़े कुछ दृश्यबंध प्रस्तुत करता है। मतलब 4-5 बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, उनके बारे में अलग अलग खंड में बात आती है, जिनका संयोजन जो कर रहा है वो पात्र है क्रिस्तोफ जा। अब क्रिस्तोफ जा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो क्यों? क्योंकि क्रिस्तोफ जा नाम जो है उसकी माँ डोरेथी ने दिया हुआ है, क्योंकि उसकी माँ रोमारोला को पढ़ती आई है और उसको उनका वो उपन्यास बहुत पसंद है। और किस्मत कैसे खेल खेलती है कि उसका पति मरता है और वो रोमारोला के घर पे ही डोरथी जो है वो उनकी टाइपिस्ट हो जाती है और बताती है कि मेरे बेटे का नाम क्रिस्तोफ जा है, और वो वहां पहुंचती है। अब क्रिस्तोफ जा जब बड़ा होता है तो रोमारोला कहते हैं कि तुम भारत जाओ, और उनके लिए एक शोध के लिए वो आता है, वो एक विषय है। और इस तरह से क्रिस्तोफ जो है वो भारत आया हुआ है। तो इसका पूरा संयोजन जो है मूल वो क्रिस्तोफ ने किया है, जो रोमारोला जैसे बड़े लेखक के कहने पर कुछ शोध करने के लिए भारत आए हैं। पर इसे जो लिखा है वो शांति निकेतन में उनकी सखा रही विद्योत्मा देवी और उनकी बेटी यशोधरा ने। और वो जो विभूतियां हैं जिनकी कहानी आप इसमें पढ़ेंगे, वो महान लेखक, फ्रांसीसी लेखक रोमारोला हैं जिन्हें नोबेल मिला ये क्रिस्तोफ जा पे, और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तीसरे गांधी हैं, गौहर जान हैं, जो हम सब आप लोग शायद लोग जो म्यूजिक से जुड़े हो जानते होंगे कि वो पहली मतलब ग्रामोफोन, पहला फीमेल वॉइस जो ग्रामोफोन में रिकॉर्ड में आई वो गौहर जान थी। गौहर जान अपनी बोल्डनेस के लिए उस समय जानी गई जब पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब पैट्रियार्कियल, उसमें मतलब मेल डोमिनेटेड थी। वहां पे गौहर जान आती हैं और वो सारी चीजें तोड़ के अपनी जगह बनाती हैं, और अंत में हम सबके प्रिय कवि निराला आते हैं। तो ये 5 लोग हैं, रोमारोला, टैगोर, गांधी, गौहर जान और निराला। अब मजे की बात यह है कि ये जो चरित्र हैं ये बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में हैं,
और कितनी खूबसूरती से एक माला में, एक उपन्यास में उनको पिरोया गया है। तो जब आप पढ़ते हैं, जब यू गो थ्रू इट, आपको एहसास होता है कि लेखन और शिल्प होता क्या है और कैसे चीजें बनती हैं। कहीं उपन्यास डायरी में होगा, कहीं संस्मरण में होगा, कहीं संवाद में होगा, कहीं बिल्कुल स्क्रिप्ट की तरह दृश्यबंध में होगा, सीधा का सीधा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है, और कहीं कहीं पे ये पर्सनैलिटीज खुद आपसे रूबरू होके बात करती हैं। क्रिस्तोफ इन्हें, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे इसमें लगती है वो ये है कि क्रिस्तोफ जो इस कहानी को कह रहे हैं वो इन्हें अपने नजरिए से या इन विभूतियों के, इन महान आदमियों के प्रभाव में नहीं कह रहे। पॉइंट यहां है, बल्कि उसे इनके जीवन में आई उन स्त्रियों के नजरिए से देख रहे हैं जिनका इनके बनने में बहुत बड़ा योगदान है। और उस समय वो स्त्री पुरुष के संबंधों की इतनी खूबसूरत व्याख्या करते हुए ये उपन्यास अपना चल रहा है। इसीलिए यह गांधी के साथ कस्तूरबा और मीराबेन की बात होती है, यहाँ पे निराला के साथ उनकी बेटी सरोज की बात होती है, टैगोर के साथ उनकी म्यूज कही जाने वाली रानू की बात होती है, रानू मुखर्जी की बात होती है, रोमारोला के साथ डोरथी की बात होती है। इसलिए ये कहानी कस्तूरबा की, मीराबेन की, सरोज की, रानू की और रोमारोला की टाइपिस्ट जो हैं डोरथी की बन जाती है। तो आपको लगता है, पहले आपको लगता है कि महान लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, दरअसल लगता है नहीं पढ़ रहे। और बाद में आपको सरप्राइजिंगली ये रिवील होता है कि टैगोर कितनी बातें अपनी, जो उनको कहा जाता था कि वो उनकी म्यूज थी, और उसका कॉन्सेप्ट भी कि वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो बहुत पॉपुलर था, इसलिए क्रिस्तोफ को बिल्कुल उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन शांति निकेतन वालों में काफी चर्चा और खुसर होती है, बातें होती हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे टैगोर जैसा आदमी अपनी कई विचारों की निर्मिति में रानू से चर्चा कर रहा है। निराला जैसा व्यक्ति अपनी बेटी के कुछ सुझावों से और कुछ बातों से आश्चर्यचकित हो रहा है। कई बार उसको लगता है कि मेरे से आगे सोच लेती है। ये बहुत अद्भुत बात है कि उन स्त्रियों का किस तरीके से वो है। और इन अलग स्थानों से आए विचारों के, बातों के जो परिंदे हैं वो कैसे एक दूसरे के जीवन में आवाजाही करते हैं, जिससे मैं समझ पाता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं उसको कुछ डॉट पॉइंटर्स में, बुलेट पॉइंट्स में, जैसे आजकल रील्स में होता है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा है और बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें जो निर्मिति विचार की मैं कह रहा था वो इस तरह से आती है कि कोई भी जीवन किसी विचार, किसी दर्शन को जस का तस ओढ़ता बिछाता नहीं है। कहें कि कोई भी एक बात या एक विचार का हाथ थाम कर हम अपना पूरा जीवन नहीं जीते, हम जो है खंड खंड थोड़ा थोड़ा बनते हैं। और आज क्या जिद हमारी चारों तरफ है कि सारी दुनिया एक रंग की हो जाए, सारे लाल हो जाए या सारे नीले या सारे पीले। ऐसा होता नहीं है। कोई भी रेडीमेड विचार लेके हम पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। हर व्यक्ति अपने समय के प्रचलित विचारों से, दर्शन से गुजरता है और अपने अनुभवों, अपनी परिस्थितियों को साथ लेकर अपना एक दर्शन गढ़ता है और आगे बढ़ता है। इसलिए एक ही विचार के दो लोग भी एक जैसा नहीं बोलते, उनकी भी आपस में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि उनके अनुभव अलग हैं। और ये उपन्यास इसी डिस्कोर्स को, जिसमें कि लोग असहमत भी हैं लेकिन वो बड़े भी हैं और साथ भी हैं, वो लेके चलते हैं। इस उपन्यास के सभी चरित्र अपने जीवन के साथ अपना विचार, अपना दर्शन गढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। वह अपनी व्याख्याएं तैयार कर रहे होते हैं, चाहे रोमारोला हो, चाहे गांधी हो। गांधी में देखिए आप, उनका पूरा जीवन किसी एक विचार के साथ नहीं है, वो विचारों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या विचार बनेगा, कैसे विचार बनता है। इसलिए यह उपन्यास किसी नए विचार की संभावना के उद्भव पर बात करता है। यह हमें आंख बंद करके मानने से रोकता है और नए विचारों के बनने की प्रक्रिया से हमें अवगत कराता है। यह बहुत संकीर्ण हो चुके विमर्श और सिमट चुके संवादों के मंच को खोलता है, उन्हें नई जमीन, नया आसमान देने की बात करता है। यह पूरी की पूरी सभ्यता को समाप्त कर देने का निर्णय पर पहुंचे हुए लोग, आपने भी बहुत रिसेंटली सुना होगा कि मैं पूरी सभ्यता एक रात में नष्ट कर दूंगा, द होल सिविलाइजेशन। कैसे लोग हैं, कैसा विचार है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कन्विंस्ड है कि वही विचार सही है। तो यहां पे ये जो है, ये डिस्कोर्स को खोलता है कि कोई भी विचार, कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता। अनामिका जी उन लेखकों में से हैं, एक और बात जो उस उपन्यास में मैं जोड़ना चाहता हूं, कि उन लेखकों में से हैं जो साहित्य रचते समय इस बात से बहुत सजग रहती हैं कि जिस भाषा में हम अपना साहित्य रचते आ रहे हैं उसमें
पितृसत्ता की जो है, पैट्रियार्की की जो पैठ है, वो कितनी पुरानी है। यह कैसे स्त्री के खिलाफ एक औजार की तरह प्रयोग होती है। इसलिए वह अपनी रचनाओं में वर्तमान भाषाई ढांचे के समानांतर, उसके बिल्कुल पैरेलल, एक अपनी अलग, बहुत कोमल, संवेदनशील पर सर्वदा सचेत और जागृत भाषा निर्मित करती हुई चलती है। इसे मैं समझता हूं एक बड़ा योगदान है। जो भी लोग हिंदी नहीं भी पढ़ते, अगर वो पढ़ेंगे तो भाषा कैसे बढ़ती जाती है। उपन्यास में, आख्यानों में कैसे लिखते हैं, दृश्यबंध में कैसे लिखते हैं, डायरी में कैसे लिखते हैं, संस्मरण में कैसे लिखते हैं, ये एक ही भाषा के इतने सारे रूप हम एक पाठक की तरह देखते हैं। इसीलिए क्या है कि इसके जो स्त्री चरित्र हैं वो इतने आत्मीय, सचेत और प्रभावशाली बन पड़ते हैं। आप कितने अच्छे से उनके भीतर वो अलग अलग जगह की स्त्रियां हैं, कुछ अलग अलग उम्र की स्त्रियां हैं, अलग अलग समय की हैं। आप विद्युत्मा और उनकी बेटी के बीच की देख लीजिए, या रानू का देखिए, रानू की और टैगोर से की उम्र का फासला देखिए। लेकिन उन सब के अंदर जो एक बहनापा है, जो एक मनुष्यता है, जो इतने संघर्ष और कठिन समय में भी वो एक प्रेम और एक आत्मीयता बचाए हुए हैं और एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आती हैं, वो बहुत बड़ी बात इस उपन्यास में बार बार दिखती है। और मुख्य किरदारों के अलावा मुझे आशा बहू का किरदार, जिनके यहाँ क्रिस्तोफ रहते हैं, इतना प्रबल किरदार है। बल्कि मैं कहूंगा कि आप ये जो महान विभूतियां हैं और इनके विचार और डिस्कोर्स को एक थोड़ी देर के लिए साइड कर दें, तो क्रिस्तोफ के अपना जीवन, कि वो रोमारोला के यहाँ रहता है और कैसे वो एक लेखक से प्रभावित होता है और उसके कहने से भारत चला आता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और रोमारोला कौन है? जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी, विवेकानंद के बारे में लिखा, जबकि वो कभी मिले नहीं थे। और जब एक नोट उनके पब्लिशर उनके किताब पे लगा देता है, ये बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो कभी भारत गए नहीं है, तो उनको ये बात बड़ी हर्ट करती है। और फिर वो क्रिस्तोफ को भेजते हैं कि अब मैं अगला कुछ भी लिखूंगा तो मैं बिना जाए नहीं लिखूंगा, मैं तो जा नहीं सकता इस उम्र में, तो तुम जाओ। और क्रिस्तोफ आता है, उनके तय कहे से चला तो आता है, लेकिन भारत आने को, और उस समय का भारत है ये 1930, मतलब आजादी से पहले का, जब निराला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, शांति निकेतन बन रहा है, नए नए डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, तो क्रिस्तोफ की दुनिया ही बदल जाती है। और वहां पर विद्योत्मा मिलती है, यहाँ की पैट्रियार्की से और यहाँ स्त्री पुरुष के संबंधों से वो पूरी तरह अनभिज्ञ है। हालांकि रानू उसके लिए सहज है, क्योंकि लोग उसे म्यूज कहते हैं और उन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो पाश्चात्य उससे आया है, तो वो बहुत खुला हुआ है। तो कैसे दो अलग सभ्यताएं टकराती हैं, कैसे दो अलग विचार टकराते हैं। तो इसलिए मुझे जो छोटे चरित्र हैं, क्रिस्तोफ का हो या विद्योत्मा का हो या आयशा खालिदी जो शुरू में आती है, एकदम टेक ऑफ के टाइम में आती है, कि एक स्त्री है जो एयरपोर्ट पे फंस गई है और वो उसका बेटा उसे लेने आने वाला है और अचानक पता चलता है कि वहाँ स्थितियां बदल गई हैं। तो ऐसे छोटे छोटे किरदारों से जो आज की जो दुनिया बनती है, जो समय कालखंड बनता है, वो आपको दिखाई देता है। उपन्यास में और बहुत सारी बातें हैं, बड़ा उपन्यास है, बड़े सारे आख्यान हैं, कई आयामों से बात हो सकती है। यदि आप सब लोग से बात करेंगे तो रखेंगे। 5 खंड हैं, मैं 5 खंडों पे अलग अलग नोट्स लेके आया हूँ और मैं इस पर घंटों बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए रश्मि जी के पास वापस चलता हूँ कि अगर कोई सवाल होगा, अनामिका जी हमारे बीच में है, तो उसमें मैं जोड़ता चलूँगा। मेरे पास निराला वाले खंड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वाले खंड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, और मुझे बहुत पसंद है, कहने का लोभ भी है, लेकिन मैं रोक रहा हूँ, और आप अगर पूछेंगे तो मैं उसको कुछ जोड़ता जाऊँगा। धन्यवाद। मेरे पास विश्व दृष्टि या और चीज़ों को लेके सवाल हैं, लेकिन थोड़ा गंभीर हो गया मामला, तो पहले थोड़ी एक आध छोटी छोटी बातें पहले कर लें, मतलब आपसे पूछें। तो एक तो छोटा सा प्रसंग मैं आपको एक सुनाते फिर इनसे पूछती हूँ कि जो विद्योत्मा इसकी मुख्य चरित्र है, शांति निकेतन में थी, अच्छे से पढ़ रही थी, क्रिस्टोफर की मित्र है, छुट्टियों में घर गई है, घर में जो है, घर में दिक्कत है, जमीन का केस वेस चल रहा, अगर शादी कर दे तो सारा सॉल्व हो जाएगा, तो उसे सॉल्व करने के लिए शादी कर लिए बड़ी उम्र के एक वकील से, जिसका बेटा भी है और वही बाद में मारता भी है, वो अलग बात है। लेकिन ना विद्योत्मा कहीं बीच में नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतने पढ़े लिखे परिवार की, उसकी शादी कर दी गई। अब जो अच्छे चरित्र हैं सारे, क्रिस्टोफर हैं, एक शीतला बाबू हैं, एक बंगाली बाबू से भी चिट्ठी लिख के बोला जा रहा है कि वो अपनी गृहस्थी में इतनी दुखी है, पीट रही है, क्या करें सारे लोग। तो फिर आशा बहू जो चरित्र है इसकी,
वो एक युवा कवि श्याम नंदन किशोर जी की पत्नी है, युवा लेकिन प्रोफेसर भी है, खुद भी लिखती हैं। इतनी सारी बात हो चुकी है, सब विद्योत्मा का कल्याण करते जा रहे हैं। वो एक लाइन सिर्फ कहती है, आपकी इतनी गूढ़ मंत्रणा चल रही है विद्योत्मा की लाइफ संवारने के लिए, क्या आपने उससे बात की विद्योत्मा से, वो चाहती क्या है? तो जो स्त्री चाहती क्या है, वो सारी पुरुष मेधा मिलके भी कितना ही तुम पूरा पश्चिम कर लो, वो न फ्रायड को समझ में आ रहा है, न किसी को समझ में आ रहा है। क्या ये सारे प्रसंग लिखते हुए आपके दिमाग में ये बात कही थी कि स्त्री चाहती है कब, ये कब सुनोगे? रोमिया लोला की मानस संतान बन के भी नहीं समझ आ रहा है। मैं इतनी उपकृत हूँ कि तुमने एकदम बिंदु पकड़ा जहाँ से मैंने टेक ऑफ शुरू किया था। ये सब मिलकर निर्णय लेते हैं, जैसे एक हाड़ मांस की गुड़िया हो, मुस्कुराती हुई गुड़िया हो घर में, उसका जहाँ हाथ पकड़ के ले चलोगे वहाँ चलेगी, जो कहोगे बोलने के लिए वो बोलेगी। लेकिन फिर क्या होता है कि स्त्रियां अपने भीतर एक समृद्ध संसार रच लेती हैं और उस संसार में वो रहने लगती हैं, और जो आने वाली संततियां हैं वो अपने गर्भ से जन्मी हुई हो जरूरी नहीं है। मैंने इस बात पे हमेशा जोर दिया है कि पुरुष में भी आंखें हो सकती हैं माँ की, जिसने शादी नहीं की उसमें भी हो सकती है। और भारत में ये परंपरा है कि माएँ मल्टीपल होती हैं और जैविक ही नहीं होती। मोहल्ले भर की माँ होती, मोहल्ले के भर की औरतें माँ होती हैं, शिक्षक माँ होती है, कोई भी माँ हो सकता है जिसमें न्याय के लिए जज्बा हो और करुणा भी हो। दोनों विरोधी कहलाने वाले भाव, न्याय और करुणा, जिसमें गलबैयां डाल के बैठे हों, वही मातृदृष्टि होती है। और वो जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, और जो धीरज धार सकती है और सही समय का इंतजार कर सकती है। तो जो उनके अपने जीवन में वो कहती है ना, वो कहते हैं जब क्रिस्तोफ कि यार तुमने ये क्या किया, तुम अपने पाँव पे खड़ी हो। तो उसने कहा मैं पाँव पे खड़ी हूँ, और जैसे पिकेटिंग, और कहते मार कर क्यों खा लेती हूँ। तो कहा कि बीमार बच्चे की वो मार खाती हूँ, मैंने मन पिंजड़ा उड़ गया, मतलब वो उड़ गया है मेरे भीतर का पक्षी, लेकिन पिंजड़ा है। और एक बीमार बच्चे को की तरह मैंने उनको डिमोट कर दिया, जो कहती है उसका कहने का मतलब है। और इवोल्यूशन का एक अलग अलग स्तर होते हैं उसके, और हर आदमी में इतनी औकात नहीं होती कि उससे बाहर वो निकल पाए। तो उसको एक बीमार बच्चे की तरह डिमोट करके वो उसका कर्तव्य निभाती है, लेकिन एक पैरेलल संसार अपना रचती है। स्त्रियां ज्यादातर ऐसे करती हैं, और ये एक तरह का प्रयाण है। फिर आने वाले जो बच्चे होते हैं या संस्ततियां होती हैं या मोहल्ले के बच्चे होते हैं या कोई और होता है, उनमें वो एक दोस्त पुरुष के संस्कार विकसित करती हैं, जो आगे जाके एक दोस्त समाज बना सके। स्त्रियों का बहुत बड़ा ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है, जो मैंने हर उम्र की, हर वर्ग की, हर जाति की, और बहुत सारे नस्लों की स्त्रियों से अंतरंग बातचीत करने के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अवज्ञा उनके यहाँ है, बेशक सविनय हो। और मुझे तो लगता है गांधी ने ही सिविल डिसोबीडियंस की ये पूरी नीति स्त्रियों से सीखी। जो करना है वो कर लेंगे, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं, तुम कर लो जो करना है। तो ये बिना अहिंसक प्रतिरोध का ये बहुत बड़ा उपाय, जैसे उस समय की स्त्रियां साधती थी, ये भी इसका सारा विरोध विनोबा भावे को अपने हिस्से की जमीन देने पर शुरू होता है, जो उसके मामा उसके लिए भूदान के लिए वो देना चाहती, और वहां से स्ट्रगल शुरू होता है। वैसे भी तो ये पूरा स्त्रियों का वृत्त बना हुआ है। तो यहाँ एक लाइन का एक सवाल और पूछती हूँ, तो फिर वहां से आप टेक्निक ले लीजिएगा। इसमें ना जो मीरा बेन है वो इतनी पढ़ी लिखी है और इतना सारा काम वो कर चुकी है, इनके गांधी जी के साथ भी सर्वोदय एक्टिविस्ट होके। विद्योत्मा इतना सब कुछ कर रही है, इतना बड़ी कलाकार है, रानू भी। इन तीनों की जिंदगी में ये बात आती है साफ शब्दों में, मैं इन्फर नहीं कर रही हूँ, शब्दों में, कि जब हमसे बात होती है, इतना बड़ा मीडिया हमारे पास उमड़ता है। और गौहर जान का तो सीधे होता है, इतना बड़ा कवि कह रहे हैं कि इनको शौहर नहीं मिला है पूरी जिंदगी, इतनी बड़ी कला है, उसको छोड़ के शौहर पे बात। तो इन तीनों की ही जिंदगी में ये बात होती है कि सारे बड़े काम कर रहे हैं, सबको पता है
लेकिन जब भी उनसे बातचीत की जा रही है तो सिर्फ निजी जिंदगी में। तो ये जो आपकी शिकायत है और ये स्वतंत्रता आंदोलन के 50-55 तक उपन्यास खत्म हो जाता है, 2026 में आप क्या समझती हैं कि इस परिदृश्य में कितना अंतर आया है? बहुत विकट और बहुत दुखी करने वाला सवाल तुमने पूछा। आत्मबल बढ़ा तो है, आत्मबल बढ़ा नहीं है। शिक्षित स्त्रियों का प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन चूंकि संरचनागत ढांचे नहीं बदले तो अभी भी सविनय अवज्ञा वाली वो प्रक्रिया ही स्त्रियां। तुमने तो उस समय की बात की, मैं तो विद्यापति तक जाती हूँ। विद्यापति की एक नायिका 14वीं शताब्दी में 64 के समय में एक कहती है, 2 बरस का उसका लड़का है उसका पति, क्योंकि ब्याह करना है तो 2 बरस के लड़के से ही ब्याह कर दिया गया है, 12 बरस की लड़की का, और कन्यादान का वो निपटा दिया गया है। तो वो हंसती है, बड़ा अच्छा है वो प्रसंग। कहती है, पिया मोरा बालक हम तरुणी, पिया ले ली गोदक चल ली बाजार। वो मजाक करती है, फिर अपने पिता से कहती है, अपने बेटे से भी मजाक करती है कि बेटा गाना से कहो कि जैसे तुम्हें दिया है मुझे उसी तरह से एक गैया भी दे दें, और गैया का दूध पिला के मैं जल्दी जल्दी तुमको बड़ा कर दूंगी। मेरे अभी तक ये बहुत त्रास की बात है कि ज़्यादातर घरों में स्त्रियां अपने पतियों को 2 बरस के बालक की तरह ही पाल रही, माफ करती हुई, जिसे रोज माफ करना पड़े। और उसके लिए बहुत अफसोस होता है, और इसीलिए वो आकर्षण उनका उन पुरुषों, और पुरुषों में भी अपवाद है, ऐसा नहीं उदास होने की बात है, पुरुषों में भी men are not beyond repair। तो ऐसे भी पुरुष हैं, हर युग में हैं, वो आकर्षित उन्हीं पुरुषों के प्रति होती हैं जो उनको सिर्फ देह नहीं समझता, उनको सोचने वाला दिमाग, महसूस करने वाला हृदय समझता है। ये सब जानना मैं ये चाहती थी कि हाँ। पब्लिक स्फीयर में जब हम होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि पुरुष के साथ तो उनकी उपलब्धियों पे बात हो रही है, कला पे बात हो रही है, पर स्त्रियों के बारे में आप उनके निजी जीवन में जाना बिल्कुल, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह एक तरह का मोतियाबिंद है। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता कि क्या है, उसी तरह पूर्वाग्रह से अगर आप किसी को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसकी फीको सर्जरी ही कर रहे हैं सारे विमर्श। इसमें कई अलग अलग समय के कई चरित्र आपस में संवाद करते हैं, या उनका आपस में से एक जगह मार्क्स के कथन पे निराला जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या वो जो दृश्यबंध हैं उनमें कल्पनाशीलता का सहारा इस उपन्यास में लिया गया है, या वो सही में उनके अलग अलग जीवनीय वक्तव्य से उठाए गए? जब निराला ये कह रहे हैं कि मार्क्स की विवेचना कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, कि एक तो धर्मशास्त्र धर्म नहीं है, आचार संहिता है जो देश काल व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है। दूसरी बात, धर्म नहीं धर्म की राजनीति ही वह मास फ्रेंजी पैदा करती है, वह मानसिक लेथार्जी जिसे मार्क्स अफीम कहते हैं। स्वाभाविक है, 2 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो तो कल्पना से ही होती है। वो तो एक प्रसंग मैंने ढूंढा जिस बहाने ये डिबेट जो उठ सकती हो, तो ये तो है ही, वो कहीं का है नहीं। वो 2 लोग हैं जो यथार्थ में हैं, और क्रिस्तोफ भी कोई चरित्र नहीं है जो भारत आता है, वो तो कोई एक है जो आ सकता है, क्योंकि शांति निकेतन में बाहर से बहुत लोग आए थे। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो पश्चिम के युद्ध से टूटा हुआ जो समाज था, उसके भी पिता विश्व युद्ध में मरे थे, तो मुझे लगा कि इस तरह का एक चरित्र गढ़ा जा सकता है। और ये जो तरह तरह के डिबेट्स हैं वो अलग अलग लोगों से छोटी छोटी बातचीत में हो सकता है। जो भी बड़ी घटनाएं जीवन में होती हैं, युद्ध हो, दंगा हो, अभी श्रुति से मेरी बात हो रही थी, पार्टीशन है, वो आदमी के डीएनए को बदल देती है धीरे, जो सहता है उसके भीतर इतना बदल जाता है अंदर उसका, जिसको रेशियल सबकॉन्शियस है वहां तक बात चली जाती है। अब उस भय से जूझता हुआ आदमी
क्या बात कर सकता है? एक उत्सुक बाहर से आया हुआ व्यक्ति उसको समझना चाहता है। तो मुझे एक बहाना मिल गया कि ये सारे डिबेट्स, मैं वैयक्तिक जीवन को या अंतर वैयक्तिक जीवन को, मुझे किसी ने कहा, विस्थापन के मारे हुए एक परिवार ने जिसे बहुत विद्रूप देखा था, उसने मुझसे कहा, लड़की ने, बहुत तेजस्वी लड़की है वो, कि पता है मुझे मेरे माँ पिताजी ने कभी गले से नहीं लगाया, तो बहुत आराम से पाला पोसा, सब तरह से कहा, लेकिन गोदी में कभी सुलाया नहीं, दुलार नहीं, लाड़ नहीं लगाए, लाड़। तो अच्छा, जहाँ युद्ध और दंगे या उस तरह के बंटवारे का त्रास नहीं होता वहाँ लाड़ लगा लिया जाए, थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन वो त्रास और असुरक्षा के कारण अंतर्वैयक्तिक जीवन कैसे प्रभावित होता है, उसका रोज का व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, महसूस करने की बात ये है। उपन्यास सिर्फ उसकी चर्चा करता है। अभी आप म्यूजियम के कैमरे में देख रहे थे युद्ध क्या होता है। आज तो वीडियो गेम है, युद्ध को जैसे वीडियो गेम की तरह देखते हैं, लेकिन वैयक्तिक अंतर वैयक्तिक मेरे आपके रिश्ते में खलल पड़ गई, मेरे डीएनए में क्या परिवर्तन हो गया, तुम्हारे मेरे रिश्ते में क्या खलल, ये तो उपन्यास ही देखेगा। और जिस संवाद के कारण वो तो गढ़ेगा ही, वो गढ़ता है। इन 5 चरित्रों को ही चुनना और उन्हें एक साथ लाने की कैसे सोची, या क्या आपके पास पहले से थे, कब से ये रहे आते थे आपकी स्मृति में? ये तो होता है कि कुछ चरित्र जिनके आपके भीतर टहलने लगते हैं, वो आपकी आत्मा के नागरिक बन जाते हैं ना, परमानेंट सिटीजन बन जाते हैं। बचपन से आप उनके सुनते रहते हैं, उनके बारे में इतनी खबर किंवदंतियां रहती हैं कि वो आपके भीतर गांव बना के रहने लगते हैं। और वो बहुत दिनों से उनमें मेरा रोला में भी इंटरेस्ट था, गांधी में भी, अपोरिया जुड़ा था, उन लोगों के साथ बहुत डिबेट, बहुत वाली चीज़ें जुड़ी थी, टैगोर के साथ भी। और मुझे बहुत जान का गाना, मेरे पिताजी पहले वो होता था, रिकॉर्ड होता था ग्रामोफोन का, उसमें एलपी कहते थे, उसमें वो पहली बार मैंने थोड़ा सा सुना था, तो मेरी स्मृति में वो कहीं बसी थी। तो भाई बस स्मृति अपना ऋण देती हैं। तो मुझे जब अभी के युद्ध से के संकट में देख रही थी, मेरी बहू लेबनान की है, और जब वहाँ पर युद्ध हो रहा था तो वो जैसे त्रास में थी, तो मैं उनको समझा रही थी, और समझाते समझाते मुझे विश्व युद्ध तक मेरा दिमाग चला जाने लगा। फिर वहाँ के बाद मैंने देखा कि तुमने जैसे पूछा कैसी स्थितियाँ कितनी बदली, तो वही मैं अपने भीतर सोचने लगी कि कितनी बदली हैं। फिर ये चरित्र मुझे समझाने आ गए, ये दूरदेश के परिंदे जो मेरे भीतर घोंसला बना के रहते थे, ये मुझे समझाने आ गए। लगभग वैसे ही ना जैसे इसमें विद्योत्मा कहती है कि मैं उसके बारे में लिखूंगी, हाँ। तो वो कहती है कि मैं उल्टा हो रहा है, मतलब मैं उसकी आत्मा में प्रवेश करती, पर मैं बैठी रही, वो मेरी आत्मा में प्रवेश कर गई। यहाँ बहनापा भी, और तुमने बहुत अच्छा पकड़ा कि दोनों किताब से आए हुए चरित्र। मुझे विद्योत्तमा का चरित्र भी कालिदास के इसमें प्रसंग में बहुत याद, स्कोप नहीं था, कालखंड दूसरा था, लेकिन विद्योत्तमा पर लिखने का भी मेरा मन है। तो मेरे अवचेतन ने बहुत सुंदर पकड़ा, तुम्हें इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आपकी व्याख्या के लिए भी बहुत बहुत मैं क्योंकि विद्योत्मा की वाली घटना से सब परिचित हो गए, तो मेरा जो विजन को लेके कुछ सवाल था, तो वो उसी घटना से मैं पकड़ लेती हूँ उस बात को, कि वो पूछते नहीं है कोई भी कि विद्योत्मा का भला करने चले, तो कहती है भाई पूछ तो लो, अब मुलाकात हो रही है तुम्हारे दिमाग से, तो वो अब उसको लकवा भी पड़ गया है, बहुत बच्चे भी गड़बड़ हो रहा है, बच्चा भाग चुका है और रोज मार पड़ती है, तो एक घरेलू हिंसा से बड़ा त्रस्त परिवार है। पर जैसे ही उसको आते हुए क्रिस्टोफर देखता है, एकदम खुददारी से दिपाती हुई, कहीं साया है दुखों का, लेकिन उसकी एक मिलन से ही सारी लोगों की जिंदगियों के रास्ते बनते हैं। इसके पास जिंदगी का मकसद नहीं है, वो बोलती है बड़े बेटे को वहां से छुड़ाओ और उसे तुम ही पालो, उसको एक संतान मिल जाती है। इस तरह के बिना ब्लड रिलेशन के बहुत सारे रिलेशन हैं, और उसका अपना नहीं है। तो ये कई तरह से उसमें रास्ते बनते हैं। और विद्योत्मा का एक वाक्य होता है कि उसको सहानुभूति नहीं चाहिए मारने की, उसको पता है कि जो पैट्रियार्की पे इनकी कविता भी है कि जैसे कभी अंग्रेजों में सूरज कहीं डूबता नहीं है, सिर्फ पितृसत्ता वो घर में उसके जाने से भी कहीं नहीं जाती, वहीं बसी रहती है।
तो उसे पता है कि खत्म तो होगा नहीं, तो सहानुभूति उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत विश्वास भरे लहजे में वो कहती है, तो मेरा रौब, मुझ पे रौब थोड़ी किसी का चलता है, नौकरी करती हूँ, कमाती हूँ, जो मन करता है वो सोचती हूँ, मतलब मेरे विचारों तक उसकी मार नहीं पहुंची है। तो जैसे पूरी पितृसत्ता या व्यवस्था पे कहीं मुंह नहीं विद्योत्मा ने खोला है, बस उसको उपेक्षा में, एक ठंडी उपेक्षा ठंडे अंधेरे में डाल दिया। तो मुझे ये जानना था कि क्या उपन्यासकार भी यही टूल्स अपनाती है, क्योंकि इस संविधान को, इस पूरे आधुनिक राष्ट्र राज्य को, इस आधुनिक सभ्यता को जितना कुछ करना चाहिए था वो तो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इस सिद्धार्थ को उन्नत मेधाओं के कोऑर्डिनेट से पकड़ेंगे, वहां से रोशनी लेंगे और सब अपना अपना दिया अपने आप जलाएंगे। एक लाइन बस रह गई, और वो सारी 6 मौसियां और सारे मिलके एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोल के अपने अपने छोटे छोटे केंद्र से कुछ करेंगे। लेकिन हमने कहीं आधुनिक राष्ट्र राज्य संविधान या किसी भी चीज की बात नहीं की। तो क्या हम व्यवस्था से उपन्यासकार इतनी आजीज आ चुकी हैं कि ठंडी उपेक्षा में विद्योत्मा की तरह डाल दिया? सुंदर तुमने बात पकड़ी है, और हम जिससे बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं। पुराने ढंग के हिंसक पुरुषों से जैसे स्त्रियां हताश हैं, वैसे इस सिस्टम से भी हताश है। जो भी हिंसा करता है, स्त्रियां उससे उम्मीद छोड़ देती हैं, वो आगे की ओर देखने लगती है, आपके जैसे नवल पुरुषों की ओर देखने लगती हैं। जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, तुम शिक्षक को जानते हो, हम उसी पे इन्वेस्ट कर देते हैं, सारा अपना स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट हमारा उसी पे हो जाता है। हम उधर ही छोड़ देते हैं, को एग्जिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हिंसा के बदले हम हिंसा नहीं करेंगे, फिर तो हम वैसे ही हो जाएंगे। तो को एग्जिस्ट करने का ढंग है कि ट्रांसेंड कर जाओ। ट्रांसेंडेंस, चिड़िया क्या करती है, जमीन पे रहती है लेकिन अपनी उड़ान भर लेती है, अपनी तरह से अपने वृत्त में एक बार घूम के फिर आ जाती है। तो ये जो स्वच्छंद अपने ढंग से जीवन जीने का एक उपाय है, वो किसी भी व्यक्ति को, वैसे संवेदनशील पुरुष भी हो सकते हैं जो गलत परिस्थितियों में रहते हैं, तो वो अपना संसार एक कल्पना है ना, कल्पना है। और द सोल सेलेक्ट्स इट्स ओन सोसाइटी, एमिली डिकिंसन की बहुत पुरानी लाइन है। और बंधु परिवार का जो कि मेरी तुम्हारी जो धारणा है मेरे मन में, वो अपनी चुनिंदा लोग चुन के हम जीते हैं। कितने भी बड़े शहर में जीते हो, रहते हो, हम एक छोटा सा गांव ही तो। आज आप लोग इतनी गर्मी में इतनी दूर चल के, मेरे गांव के ही, आप मेरे बसे हुए गांव में जैसे रोमा रोला रहते थे मेरे भीतर, आप भी तो रहते हैं ना। इतनी विषम परिस्थिति में इतनी दूर से जो मेरे आए, जो मेरे, और मैं जिनके लिए जाती हूँ, वो चुनिंदा कुछ लोग हैं। मैं उसी के सहारे, उसी को के सहारे अपना उन्हीं में बांटूंगी बात। जो मेरी भाषा समझेगा मैं उसी से बोलूंगी ना। जो मुझे भाषा ही नहीं समझता, मैं क्यों अपना समय और ऊर्जा उस पर भ्रष्ट, उससे लड़ाई लड़ने में भी क्यों करूं? मतलब उसको हमने चट्टानी मान लिया। हाँ, वो ठीक है, जैसे पेड़ पौधे तुम भी। तो ऑडियंस तक जाएंगे। ऑडियंस, बिल्कुल। आपने जो कहा, जो प्रयासों वाली बात थी, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है इस उपन्यास में कि यह दुनिया सचमुच ही बिखरे हुए कामरेडों की ही दुनिया है। मतलब हम जहाँ हैं वहीं जो कर पाए करें, संगठित रह के। सरकारें हमेशा से ही बहुत अच्छी नहीं रही हैं और ना हमें उनसे बहुत उम्मीद करनी चाहिए। हम जहाँ हैं वहाँ क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी ओर उपन्यास इशारा करता है। और आप में से कुछ जो भी लोग कुछ बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो स्वागत है। रश्मि, एक छोटा सा सवाल पूछ के फिर आप, मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी कि जो हम मातृत्व की बार बार बात कर रहे हैं, और इस तरह से भी बात आई है मातृत्व की, बाकी तो आपने बोला ही कि जनता को भी, अशिक्षित को भी, सबको एक तरह से हम माँ और बच्चा मान ले, है ना, इस तरह से आता है। मैं बस इतनी सी एक बात पूछना चाह रही थी कि स्त्रीवाद को इतने संघर्ष लगा इस बात को कहने में कि मातृत्व को ओवर ग्लोरीफाई ना करें, फिर हम एक प्रोफेशनल और संवैधानिक और लोकतांत्रिक रिलेशन में ना जाके, या आधुनिक शब्दावली में ना जाके, फिर से मदरहुडनेस को हम क्यों ग्लोरीफाई करें? इसलिए कि बहुत दिन तक पितृसत्ता सत्ता में रही है, और युद्ध और दंगे और इतने सारे स्खलन, उसका अंत। तो अब ये एक दृष्टि है, एक मेटाफर है
मैं कहती हूँ उसके लिए जैविक मातृत्व तो नहीं है, कि जिनसे नर्चर करने की ज़रूरत है, वो पौधा हो चाहे अभी उगता हुआ बच्चा हो, वो जिससे भी नर्चरेंस का प्रिंसिपल जो है उस पर पूरा अपना मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस जिसको कहते हैं वो वार देना चाहिए। ये इको फेमिनिज्म का भी एक तरह का आग्रह है कि जो पौधा है, जो पनप रहा है, हम उसी में पूरी ऊर्जा क्यों न लगाएं। जो मिट्टी है मतलब थक चुकी है या बंजर हो चुकी है, उसको बाद के लिए छोड़ेंगे, उस पे कभी छोटे छोटे लैंडस्केपिंग के लिए पत्थर लगा देंगे, बाद की एजेंडा। इतने छोटे जीवन में प्रायोरिटी क्या है? जो उगने वाला है उस पे पूरी ऊर्जा लगाना। जो बंजर हो गया उससे संघर्ष करने में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि जीवन बस बित्ते भर का होता है। क्रांतियां अपक्रांतियां इसलिए बन गई, चाहे फ्रेंच क्रांति हो या फिर रूसी क्रांति, कि आत्मक्रांति न हुई। अपने भीतर हमने झांका नहीं, अपने को और अपने पर आसन्न परिवेश को बदलने की कोशिश नहीं की। मेरा ये समझना है कि अपने को और अपने आसपास के लोगों को जो नर्चर सोख सकता है ऊर्जा, उसको भरनी चाहिए। अपना छोटा सा जीवन उसी में लगाना चाहिए। कृपया आप लोग सबसे भी कोई जिज्ञासा या कोई टिप्पणी? जी हाँ। मैम सादर प्रणाम। मैम मेरा प्रश्न ये था कि लगभग आपकी सभी कविताओं और सभी रचनाओं में जो स्त्रियां हैं वो परंपरा से आबद्ध हैं, अपनी परंपरा का अनुकरण करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जैसा कि अभी मैंने विवेक सर से भी जाना और मैम से भी जाना कि एक निराला इसमें प्रमुख पात्र है। आपने एक ऐसे पात्र का चयन क्यों किया जो कि स्वयं परंपराओं का निषेध करता रहता है अपनी कविताओं में? जो ब्राह्मण में जो अछूत, वो खुद कहते हैं मैं तो यूं रहा ब्राह्मणों में जैसे अछूत। तो एक तरफ पात्र, स्त्री पात्र जो है वो परंपराओं का अनुसरण कर रही है, दूसरी तरफ एक ऐसे पात्र का चयन जो परंपराओं का निषेध करता है। ये सारे चरित्र परंपराओं का निषेध करते हैं, लेकिन सर्वोच्छेदनवादी नहीं है। सर्वोच्छेदन का मतलब होता है कि परंपरा में जो बचाने लायक है वो भी आप उड़ा दीजिए, और जो छोड़ने लायक है वो तो छोड़िए। परंपरा की बैटरी रिचार्ज करनी होती है जैसे कि मोबाइल की, क्योंकि इतने लोगों ने इतना संघर्ष करके कुछ तो दिया है जो बचाने लायक है। मानव मूल्यों का पूरा स्पेक्ट्रम, उसमें कुछ है जो खारिज करने लायक है। हम स्त्रियां इस प्रज्ञा से परिचालित होती हैं कि हम जब फटकने अन्न बैठती हैं तो हम कंकड़ पत्थर चुन के फेंक देती हैं, भूसा, अन्न नहीं फेंकती, पटक के रख लेती हैं। और इसी तरह टू थ्रो द to throw the baby with the bath water, ये प्रज्ञा क्या है? ये तो प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा में चयन विवेक होता है। फिर ये कैसी स्त्रियां? ये तो सब स्त्रियां एक तरह से अपने घर के बाहर किसी से जाके बात कर रही हैं, और परंपरा इसका निषेध नहीं करती। ये परंपरा की गलत व्याख्याएं इसका निषेध करती हैं, और धर्मशास्त्र जो गलत तरह से व्याख्यायित हुए, ये हर्मेन्यूटिक्स की समस्या है, और हर परंपरा की ये समस्या है। ग्रीक मिथोलॉजी की जहाँ बात होती है, कीट्स जब ग्रीक मिथोलॉजी पर दोबारा लिखते हैं, या फे वेल्डन जब दोबारा लिखती हैं इजिप्शियन मिथोलॉजी को, तो क्या उसी तरह लिखती हैं? वो अंतःपाठीय संवाद करती हैं, परंपरा को सर के बल खड़ा करती हैं, एसेंस नहीं भी। कौन सी इसमें पात्र है? मीराबेन जो है वो एक ब्रिगेडियर की बेटी है, 7 समुंदर पार किसी जज्बे के तहत आती हैं, और इतने सारे प्रयोग वो झेलती हैं, तो वो परंपरा से आबद्ध है। विद्योत्तमा परंपरा से आबद्ध नहीं है, वो अपना स्वतंत्र संसार है उसका। लेकिन हाँ, परंपरा में जो बचाने लायक है उसको तो वो बचाएगी ही, क्योंकि पैर एक आगे एक पीछे हो तभी प्रगति होती है। वो मेढक ही होता है जो सिर्फ आगे कूदता है दोनों पैरों से, मनुष्य नहीं कूदता। मनुष्य के एक पैर पीछे एक पैर आगे होते ही हैं।
इसको परंपरा प्रियता नहीं कहते, इसको परंपरा का नवीकरण कहते। शुक्रिया मैम। इसमें एक चीज इसी में जोड़ दूं आपके कि इसमें उपन्यास में शांति निकेतन में होते एक संवाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हर परंपरा नवोन्मेष की अधिकारिणी है, पर नवोन्मेष का अर्थ सर्वोच्छेदन तो नहीं है। एक पांव परंपरा में हो और एक पांव प्रयोग में, ऐसे होती है प्रगति। दोनों पैर बांधकर आगे उछलना एक नाटकीय वृत्ति है, प्रगति नहीं। और ये किसके बारे में कह रहे हैं? वो अज्ञेय का एक जो उन्होंने लिखा है, ऐसे लिखा है, निराला को निरस्त करते हुए, छायावाद को मृत घोषित करते हुए कि अब छायावाद समाप्त हो गया और निराला अब नहीं रहे। तो वो यही कह रहे हैं कि जब हम चलते हैं तो एक पैर हमारा जमीन में होता है, एक पैर हवा में, दोनों पैर हवा में रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो परंपरा में से जो अच्छा है वो ले लेते हैं। बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ है। वो कैपिटलिस्ट को गुलाब काटा कहते हैं, गुणवत्ता बात करता है, उसको गांठों बड़ा गुलाब कहते। तो राम की शक्ति पूजा भी तो लिखते हैं। तो परंपरा को का निषेध नहीं है, नवीकरण है। और मतलब धार्मिक प्रतीक को एक मेटाफर, धर्म को एक कविता की तरह पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ। वहाँ कुछ मेटाफर है जो कि जनमन में है, इसलिए हम उनका निषेध नहीं कर सकते। हम क्या इरेज करेंगे? ये तो फिर बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी कि जनमन में एक साधारण किसान मजदूर की स्मृति में जहाँ है, उसको हम उखाड़ फेंके। क्यों उखाड़ फेंके? हमारा संवाद ही नहीं होगा। हम कैसे संवाद करेंगे? जिस भाषा हमको होरी से संवाद करना है तो हमें किसी से भी संवाद करना है, रेणु के किसी पात्र से, हम उसकी भाषा में नहीं बोलेंगे, फ्रेंच और इटालियन बोलेंगे तो कैसे होगा? भाषा तो वही बोलनी होगी जो उसके मानस में बसी हुई है। जी, आप नाम बता दीजिए। मैं श्रुति जी। दूर देश के परे में जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं हम, तो हमें बार बार ये लगता है कि बड़े ऐतिहासिक क्षणों से हटकर विरामों और पार्श्व उपस्थितियों और लगभग अदृश्य भावों की ओर लौटता है। क्या समय के साथ आपके लिए साहित्य का अर्थ भी नाटकीय या विराट चीज़ों से हटकर इन अगोचर मानवीय अनुभवों की तरफ ज़्यादा गया है? मेरा ही नहीं, जिसको स्त्री तत्व कहती हूँ, जो असजग पुरुषों में भी होता है, ऐसे जो कहानीकार लोग हैं या कवि बैठे हैं जो सामने संवेदनशील पुरुष बैठे हैं, आप इतना सब बढ़िया सवाल कर रहे हैं, वो हमेशा ही छुपे हुए को ही, एक अच्छा कमरा वाली स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, कैमरा क्या करता है कि एंगल लेता है और पेरिफेरी में जाता है, हमेशा ही हाशिए पे चला जाता है अच्छा कैमरा लेकर कोई, और हाशिए के छुपे हुए ढंग कोने से ठीक एंगल बना के वो ऐसी चीज की तस्वीर लेता है जो प्रकट नहीं है, जो ओट में है। अच्छा फोटोग्राफर यही करता है, जो मतलब साधारण जो पूरे मिल्यू का और पूरा मतलब पूरे वितान का परिचय देता, वो तो साधारण फोटोग्राफर भी कर देगा। लेकिन जो स्त्री चेतना से संपन्न, यानी उसके प्रति भाव से भरा हुआ, जो अभी विकासमान है या चुप है या जिसको अभी वाणी नहीं मिली, उसी को मैं स्त्री दृष्टि कहती हूँ, क्योंकि नर्चर किया जाता है उसको। उससे संपन्न जब कोई होगा तो वो हमेशा ही अदृश्य को, अगोचर को सही पर्सपेक्टिव में सामने लाने का मन करेगा उसका। मैं ही नहीं, आप भी वही करती होंगी। धुंधलका उसके आसपास का हटाने का मन करता होगा, क्योंकि बहुत सारे कुहासे हैं, बहुत कोहरे हैं और प्रकाश कभी पड़ा नहीं। तो हमें उस प्रकार जो बहुत कुछ अंदर है, मिट्टी के भीतर है, उसको भी धीरे धीरे कुरेदना है और कुरेद कर बाहर लाना है और उसको फिर उगने देना है। ये भी एक बात है। और अगर कैमरे के मेटाफर से कहें तो वो एंगल बनाना है कि वो छुपी हुई चीज़ पूरे विस्तार में अपने सारे आयामों में सामने आ जाए। मल्टीपल आयाम, सबसे बड़ी बात है कि सत्य के कई आयाम होते हैं किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए सत्य की, और हम जितना करीब जाएंगे, जितने सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी लिखने वाले की कि वो
आपके सामने वाले बैठकर आपकी आंखी पाथी लगा के आपसे अंतरंग बात कर सकता है, आपकी स्मृतियों में गहरे उतर सकता है, आपके सपनों में जा सकता है आपका हाथ पकड़कर। जो भी लिखता है, चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे प्रत्यक्षा हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, वंदना हो, रचना हो, हम सब बस एक बुक भी बैठे। लेकिन आप लोगों की बातों से जो इतना कुछ सुना, आपने सभी फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि कुछ फीमेल कैरेक्टर्स जब अपनी सिचुएशन से परेशान हुई और अपने काउंटर पार्ट से बिल्कुल इंडिफरेंट हो गई, दे क्रिएटेड देयर ओन न्यू वर्ल्ड। क्या कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, आप अपने स्त्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच के बताएं, कि उस पुरुष को, वो भी तो एक इंसान ही है, उसके अंदर भी इमोशंस आते ही होंगे, उसको भी कभी रियलाइज होता होगा कि जो कुछ ये हो रहा है वो शायद ठीक नहीं है, इट शुड चेंज। बट आपने कहा कि उस स्त्री ने उस पुरुष को एक चट्टान की तरह उससे इंडिफरेंट हो गई, शी हैज क्रिएटेड हर ओन वर्ल्ड एंड नाउ शी इज इनटू दैट वर्ल्ड। चट्टान तो व्यवस्था के लिए कहा था उसको। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गई डॉक्टर साहब। अगर व्यक्ति चाहता है कि सिचुएशन बदले तो क्या है, और वो स्त्री कैसे रिस्पॉन्ड करती है? यहाँ भी बस सिचुएशन बदलती है। जिसको ये मारते हुए उनको फाजिल, मतलब वो हो जाता, डॉक्टर साहब आप हैं, वो मारने को हाथ उठाते हैं, उनको लकवा हो जाता है, उसके बाद वो उसकी देखभाल करती है। देखिए, मैं भी मानती हूँ कि युद्ध से पीठ नहीं फेरते। अगर घर जो है वो रणभूमि है भी, तो रणभूमि से पीठ फेर के नहीं जाया जाता, रणभूमि में ठहरा जाता है। लेकिन और सारा कुछ, जितना कुछ करना है कर दिया जाता है और इंतजार किया जाता है। लेकिन रियलाइजेशन का क्षण तो उसके अपने मन से उदित होगा, वो क्षण आरोपित नहीं किया जा सकता। और किसी किसी में इवोल्यूशन होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन हम इंतजार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पुरुष है वो बाद में रियलाइज करता है अपने बेटे के प्रति वो इतना क्रूर है, क्योंकि सिनेमा के लिए चला जाता है और भी तरह से जो भी होता है, और वो सौतेली माँ बन के जो आई है वो उसको ममता देती है, और अंत में उसके बेटे को भरोसा नहीं होता, लेकिन वो उसको चिट्ठी लिखता है। ये रियलाइजेशन तो है ही ना, वो चिट्ठी लिखता है कि तुम कैसे हो। जब कहते हैं क्रिस्तोफ कि तुम्हारे पिता की चिट्ठी आई है, मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि कभी भी किसी के भीतर सूर्योदय हो सकता है, लेकिन सारी ऊर्जा जिस समय कोई झक्की बना है और जिद्दी बना है उस पे जाया करने से अच्छा है कि जब वो खौलता पानी उसका ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए, तभी उसकी ओर उन्मुख हुआ। वरना क्या है कि उसके कर्तव्य कर दीजिए और उसके बाद आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। उस इंतजार कीजिए कि फिर वो कब स्वस्थ मनस्थिति में हो जब उससे संवाद किया जा सकता है। फिर वो समय रोते कलपते बीतने से अच्छा है बिताने से कि, और कि मेरी माँ कहती थी ये बात कि अपना दुख दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि दूसरे का दुख दूर करने में लग जाओ। किसी की नैया पार घाट लगा दो, अपना किनारा खुद ही मिल जाएगा। वो हमेशा ही बात तो मेरे भीतर ये बस गया है। मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल ये अप्रोच लगता है कि है तो है, दुख है तो है, हम देख लेंगे है, लेकिन मेरा ही तो दुख अकेला नहीं है, औरों का दुख भी तो है। हम उसे दूर करने में क्यों न लगे? जब इरादा होगा, उसके भीतर रियलाइजेशन होगी, बात करने की सुध होगी, हमने उसको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका। क्योंकि साहचर्यजन्य स्नेह भी एक सत्य है। किसी से भी शादी हो जाए, किसी के पिता भी हिंसक होते हैं, किसी के भाई भी, किसी के कोई भी हो सकता है। साथ रहते 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 आदमी को हल्का सा ममता हो जाती है। मगर ये मैं मनुष्य नहीं मानती कि अब सारी ऊर्जा उसी को केंद्र में रख के बिताओ। अपना संसार करो, अपना संसार विस्तृत करो, ये शिक्षा दृष्टि देती है। और इस विकास की संभावना से इनकार नहीं है, लेकिन रोने कलपने और एक ही पॉइंट पे बजिद होके रह जाने में है ना, ये बात है। वो इजाजत आप सिर्फ टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि अब वो वाइंड अप करना है तो जवाब का टाइम नहीं होगा, पर आप टिप्पणी कर दीजिए अगर आप करना चाहें तो। जी।
उपन्यास तो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक मैडम का, लेकिन जितनी भी परिचर्चा हुई है उससे उपन्यास के विषय में जानकारी हुई है। लेकिन अभी जो मैडम ने बात कही है मैं उसी के लिए कहना चाहती हूँ, क्या स्त्री को हमेशा मतलब सहन शक्ति तो उसमें बहुत है, मतलब अद्भुत है वो किसी भी चीज़ को सहन करने के लिए, तो क्या उसे हमेशा समय का इंतज़ार करते रहना चाहिए कि परिस्थितियाँ बदलेगी तो मेरा कुछ समय आएगा, या कि कभी विरोध करना ही नहीं चाहिए? ये उधर देखना बंद करिए। जो जमीन बंजर हो गई है उसमें ऊर्जा व्यर्थ करने से अच्छा है कोई और जमीन परिवार के बाहर की देखिए, जहाँ संभावना है वहाँ अखुआ लगाइए। मैं इंतजार करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन उस तरह से पूरी ऊर्जा लगा के नहीं। और भी गम है मोहब्बत, जमाने में मोहब्बत के सिवा चाहते और भी हैं, राहते और भी हैं, बस की राहत। हालांकि वो अस्तित्वगत समस्या भी हो सकती है, उस समय तो तत्काल कर देना होगा जो कर देना है। मैं अगर वो अस्तित्वगत है तो मैं बस आपको एक लाइन में कहना चाहूंगी कि जब चट्टान हमने कहा था तो व्यवस्था के लिए कहा था, और इस उपन्यास के अंदर सिर्फ 2 चरित्र ऐसे आते हैं जिन्हें चट्टान कहा जा सकता है, मुसोलिनी और हिटलर। वहाँ ये बार बार कहती हैं कि उनमें कोई संभावना नहीं है, और स्त्रियां बुरा मानती हैं कि टैगोर और गांधी उनसे मिलने क्यों गए, तो ये बात आती है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही, धन्यवाद अनामिका जी, विवेक जी, और आप सबने बहुत ध्यान से सुना और बहुत सक्रिय मतलब एक्टिव लिसनिंग थी, पार्टिसिपेट भी किया, और हमें ये पता चला कि जो अनामिका जी का मेन है इस उपन्यास की भी भित्ति संवाद पे है, और इनका रहता है कि संवाद ही सबसे बड़ा अस्त्र है, और यही इसी से हमने काम लिया आज। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज जो रह गई, क्योंकि